हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोस एंड द प्लेलिस्ट आई एम अपलोडिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन जावा। जावा के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, क्या होते हैं और कैसे हम उन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं जावा के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स इन जावा। तो जावा के अंदर ऑपरेटर्स होते क्या हैं? जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के काम आते हैं। अब ऑपरेशंस किस टाइप के होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गए या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए। ऐसे जावा के अंदर टोटल 9 प्रकार के हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं? हमारे अर्थमेटिक टाइप के होते हैं, लॉजिकल टाइप के होते हैं, रिलेशनल टाइप के होते हैं, असाइनमेंट, बिटवाइज, टर्नरी, यूनरी, शिफ्ट, इंस्टेंस ऑफ। ये टोटल 9 टाइप ऑपरेटर्स होते हैं जावा के अंदर जो हम परफॉर्म करते हैं। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं इनको मिनिमम से कम एक वैल्यू या एक ऑपरेंड तो चाहिए जिनके ऊपर ये ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकें। आगे अभी हम देखेंगे कि आगे इसी वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं, मतलब कैसे क्या क्या इनके अंदर जो चीजें हैं वो यूज हो रही हैं। और एक नेक्स्ट वीडियो में हम एक डेडिकेटेड वीडियो में ये देखेंगे कि ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको हम एक्चुअल लाइफ में जावा के अंदर कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। जैसे आपने देखा होगा हमारे मैथमेटिक्स के अंदर, जो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड टाइप के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कहलाते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। जैसे कि देखो हमारे टोटल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में 5 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले होता है प्लस ऑपरेटर। तो प्लस ऑपरेटर एज अ नेम सजेस्ट, प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, जो दो हमारे ऑपरेंड्स हैं उनको उनकी वैल्यूज को प्लस करके रिटर्न करेगा। तो यही सेम काम होता है हमारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस। माइनस का मतलब है दो ऑपरेंड, मतलब हम उसको दो वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे जावा को और वो उन दोनों वैल्यूज को माइनस करके हमें रिजल्ट दे देगा। ऐसे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई उन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके हमें रिजल्ट रिटर्न कर देगा। सेम फॉर डिवाइड। और मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या करता है, उनकी एक तरह से हमारा देखो डिवाइड के अंदर क्या होता था, एक हमारा क्वोशिएंट होता था और एक हमारा रिमाइंडर होता था। तो डिवाइड तो क्या करेगा, वो हमें उसका जो क्वोशिएंट है वो ला के देगा, जबकि मॉड्यूलस क्या करेगा, जो हमारा रिमाइंडर है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो, जैसे जस्ट नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर इस पूरी चीज का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये एज अ थ्योरेटिकल वीडियो है सिर्फ, जिसके अंदर जो भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके अंदर मेजर हमसे यही पूछा जाता है यूनिवर्सिटीज के अंदर कि भाई ऑपरेटर्स क्या क्या टाइप के होते हैं और उसके क्या क्या अंदर फर्दर पार्ट्स होते हैं या अंदर ऑपरेटर्स और कौन कौन से होते हैं जो यूज होते हैं। तो वो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक उसके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। ठीक है, इसके बाद होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो वैल्यू असाइन करने के काम आते हैं एक वेरिएबल को। देखो असाइनमेंट वेरिएबल जैसे इक्वल टू हमारा एक असाइनमेंट वेरिएबल है, ये ऐसा मेन वेरिएबल है जो ऑपरेटर है जो पूरे उसमें पूरा जो भी हम काम करेंगे उसके अंदर सहायक है। इसके टोटल 6 टाइप्स होते हैं, 6 तरीके के ऑपरेटर्स आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर। एक होता है प्लस इक्वल टू, पहला ऑपरेटर। ये क्या करता है, मेरे को दो नंबर्स को प्लस करना है। ठीक है, अब मैं दो नंबर को प्लस कैसे करूंगा, a प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी। ये क्या करेगा, a जो है उसमें मेरी पहली वैल्यू है, फिर मैंने प्लस अपना ऑपरेशन ऑपरेंड डाला और वो मेरी दूसरा ऑपरेंड है। ठीक है, अब क्या करेगा a और b, प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, ए और बी इन दोनों ऑपरेंड को प्लस करके उसकी वैल्यू सी में डालेगा। ये हो गया एक लॉन्ग तरीका जिसमें मेरे को सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, इसी में ही मैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ। ऊपर वाला जो था वो अर्थमेटिक था, अब मैं असाइनमेंट का यूज कर रहा हूँ। इसमें क्या करूंगा मैं, सी, हाँ मैं इसको देखो 3 ऑपरेटर ना यूज करके मैं इसको 2 ऑपरेटर के अंदर ही काम खत्म कर दूंगा। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ए प्लस इक्वल टू बी। ये क्या करेगा, मेरा पहले ए की वैल्यू और बी की वैल्यू उन दोनों को ऐड करेगा और फिर उन दोनों की वैल्यू को ऐसे ए के अंदर ही हमारे डाल देगा। तो मैं इस चीज को करके दिखाता हूँ एक्लिप्स के अंदर। ठीक है, इस चीज के लिए सबसे पहले एक पैकेज बना लेते हैं। अपना पैकेज हमारा बना हुआ है, पैकेज के अंदर हम एक क्लास बना लेते हैं। तो मैंने
ऑपरेटर नाम की एक क्लास बना ली, को मेन क्लास बना लेते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले इसके अंदर क्या करते हैं, एक अर्थमेटिक बनाते हैं पहले। अर्थमेटिक स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान मत देना। ठीक, अर्थमेटिक से पहले सबसे पहले हमने क्या लिया, इंट इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू 20। ठीक है, दो वेरिएबल ले लिए मैंने और एक इंट सी ले लिया जिसके अंदर मैं वेरिएबल्स को स्टोर करूंगा, या इसको मैं रिजल्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी, और मैं अगर अब इसको प्रिंट करता हूँ रिजल्ट को, तो ये देखो 30 दे दिया इसने मेरे को। ये हो गया हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब मैं यहाँ पर इसी सेम जगह माइनस करके अगर इसको प्रिंट करता हूँ तो ये देगा माइनस में 10, क्योंकि ए की वैल्यू जो थी वह कम वैल्यू थी बी की वैल्यू से। सेम ऐसे ही अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई लगाता हूँ, तो सेव करके रन किया तो मैंने आया 200। ठीक है, अब मैं इसी की जगह देखो, ये तो था हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं इसी की जगह बताता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर ए और बी, ये वैल्यू तो मेरी सेम ही रहेगी। मैं क्या करता हूँ, खाली फिश आउट और ए प्लस इक्वल टू बी, मैं ये कर देता हूँ। मतलब एक तरह से मैंने जो यहाँ पर ये लाइन लिखी, ये दोनों लाइन, मैंने इन दोनों लाइन को खत्म करके मैंने सीधा बस ये लिख दिया। या फिर चलो ये आप कहोगे कि ये चीज तो मैं यहाँ भी कर सकता था, लेकिन मैं ये चीज यहाँ नहीं कर सकता था। अगर मैं रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी करता तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता। ये देखो आंसर दोनों के अंदर सेम आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता कि रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी की बजाय मैंने क्या किया, देखो मैंने यहाँ लिखा ए प्लस इक्वल टू बी। ये बस हम बोलते बोलते हैं कि ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट हैंड तरीका है, लेकिन ये ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसे ही पड़ जाता है। बस ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर। ठीक है, ऐसे ही हमारा माइनस इक्वल टू है, ये पहले क्या करेगा, जो हमारा लेफ्ट हैंड ऑपरेटर है, यानी जो हमारा ए ऑपरेटर था, ये उस ऑपरेटर की ऑपरेंड की वैल्यू हमारे बी ऑपरेंड के अंदर पहले ऐड करेगा, और उसके बाद जो हमारा लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट था, मतलब जो ए था, उसी के अंदर वैल्यू दोबारा स्टोर कर देगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये था, पहले इस ए की वैल्यू को और इस बी की वैल्यू को, ये ए जो है ये मेरा पहला एलिमेंट है, बी जो है वो मेरा सेकंड एलिमेंट है, तो पहले पहले एलिमेंट यानी ए की वैल्यू को बी के एलिमेंट में जोड़ा जाएगा। ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को पहले जोड़ा जाएगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ए और बी का, उसको दोबारा से ए के अंदर ही स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड, मॉड्यूलो, ये सब जो हमारे असाइनमेंट अर्थमेटिक में थे वैसे ही इसमें भी होंगे। ठीक, जो नेक्स्ट टाइप के हमारे ऑपरेटर्स आते हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो दो हमारे ऑपरेंट के बीच की रिलेशन को डिफाइन करते हैं। अब रिलेशन को, जैसे ये रिलेशन हो गए छोटे बड़े का रिलेशन। ठीक है, इक्वल टू रिलेशन। अब इक्वल टू रिलेशन क्या होता है, जब दो ऑपरेंट बराबर हो तो वो होता है इक्वल टू। जब वे दोनों बराबर हो, मतलब इक्वल है वे दोनों, तो एक तो वो टाइप के ऑपरेटर्स हो गए। दूसरा हो गया ग्रेटर देन, लेस देन। एक ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से छोटा है, तो अगर ऐसा है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। मतलब देखो मैं इसको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। रिलेशनल, ठीक है, यही वाली दोनों ले लेते हैं, इन दोनों को बाहर ही निकाल लेते हैं, ए और बी को। ठीक है, इस ए और बी में इसको मिनिमाइज कर सकते हैं हम। यहाँ से ये जो माइनस का बटन है इससे मिनिमाइज कर दो, ताकि आपके पास थोड़ी सी और एक्स्ट्रा स्पेस आ जाए आपको जो भी करना है उस काम के लिए। ठीक है, अब देखो रिलेशनल प्रोवाइड करना है तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट मैं इसको रन कर देता हूँ कि अगर ए जो है वो इक्वल टू है बी,
देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये बोलता है फॉल्स। अभी फॉल्स क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहाँ ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। हमें देखने से ही पता चल रहा है दोनों अलग अलग है। मान लो मैं इसकी वैल्यू 20 कर देता हूँ, रन करता हूँ तो भी ये वैल्यू फॉल्स दिखा रहा है। वो क्यों? क्योंकि जो हमारी यहाँ पे वैल्यू है वो ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, इस वजह से यहाँ पर ए की वैल्यू चेंज हो चुकी है। अगर मैं अब इस चीज को कमेंट आउट कर दूं तो ये ट्रू दिखा रहा है, देखो। ठीक है। अब अगर इसी चीज के अंदर मैं करूं ए जो है क्या वो ग्रेटर देन है बी से, सेव करके रन करके देखा तो ये बता रहा है फॉल्स, जो कि नहीं है। मैं यहाँ पर इनको दोबारा से चेंज कर देता हूँ, तब भी फॉल्स। लेकिन एक टाइप का ऑपरेटर होता है, क्या ए जो है वो लेस देन है बी से, जो कि है सही। ठीक है। ये जो इस टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं ये होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। ये एक होता है लेस देन इक्वल टू। अब लेस देन इक्वल टू का क्या मतलब है? या तो जो पहला ऑपरेंड है वो दूसरे ऑपरेंड से छोटा होगा या फिर इक्वल टू होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी और कंडीशन, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक भी सही है तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अगर इनमें से एक भी फॉल्स हो, दोनों के दोनों अगर फॉल्स हो गए तो हमारा आंसर नो हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। देखो मैंने ये डाला, आंसर ट्रू हो गया, क्योंकि हमारा ए जो है वो या तो बी से छोटा है या बी के इक्वल है, और दोनों कंडीशन में ये हाँ हो रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे 30 कर देता हूँ, अब ना तो ये बी से छोटा है ना ये बी के इक्वल है, तो वैल्यू फॉल्स होगी। ठीक है। सेम एज इट इज होता है ग्रेटर के लिए। या तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, मतलब अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू को 10, बी की वैल्यू को 40 कर दूं, बी की वैल्यू ए की वैल्यू से ज्यादा कर दूं तो ये फॉल्स दे देगा मेरे को। क्यों देगा फॉल्स? क्योंकि देखो ये बोल रहा है ए की वैल्यू या तो बी से ज्यादा हो या बी के बराबर हो। बी की वैल्यू ना तो ए से कम है और ना ही ए के बराबर है। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूं तो भी ये ट्रू देगा मेरे को, क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यू बराबर है। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब देखो, अब लास्ट पार्ट है इसका, नॉट इक्वल टू। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब नॉट इक्वल टू क्या होता है? देखो नॉट इक्वल टू वो होता है, अगर हमारी जो आउटपुट है वो ट्रू है तो उसको वो रिटर्न कर देगा फॉल्स, और अगर हमारा आउटकम जो है वो फॉल्स है तो उसको रिटर्न कर देगा ट्रू। कैसे? देखो यहाँ पर ये लग रहा है मेरा 20 और 30, ठीक है, नॉट इक्वल टू लगाया मैंने। इसका क्या मतलब है? अगर ए और बी ये दोनों इक्वल होंगे तो ये बोल देगा नहीं जी हमारा आंसर फॉल्स है। मतलब एक तरह से उल्टा। इक्वल टू का मतलब था अगर दोनों की वैल्यू ए और बी की वैल्यू इक्वल है तो वो वैल्यू क्या बोल देगा, हमारी ट्रू बोल देगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इसमें क्या होगा, अगर दोनों इक्वल है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है। देखो मैं यहाँ पर दोनों लिख देता हूँ, विदाउट ए इक्वल टू बी, दो ऑपरेटर लगाए मैंने। अगर a इक्वल टू बी है तो ये बोल रहा है फॉल्स, क्योंकि a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 30 है। ठीक है। लेकिन इस वाले ऑपरेटर में क्या बोल रहा है, ये इसमें ट्रू बोल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, जो a इक्वल टू बी का आउटपुट होगा ये उसके आउटपुट को रिवर्स आउटपुट देगा आपको। अब अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को बराबर कर देता हूँ तो a इक्वल टू बी ने क्या दिया, ट्रू, कि a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम है, इसीलिए आउटपुट आया ट्रू। इसने क्या दिया, ए नॉट इक्वल टू बी ने, कि ए और बी दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए इसने इनवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, ट्रू का इसने फॉल्स कर दिया। ये मैंने 3 पर्यायवाची इसलिए बताया क्योंकि कुछ बुक्स कुछ वेबसाइट्स के ऊपर इनवर्स लिखा होगा, रिवर्स लिखा होगा, उल्टा लिखा होगा, इस वजह से। ठीक है। चौथे आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। अभी लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हम सबने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा जब हम अपने कंप्यूटर साइंस के, मोस्टली ग्रेजुएशन के अंदर ही आता है, ये बीएससी के अंदर आ जाता है, सब में ही आ जाता है, बीएससी बीसीए शायद हमारे सेकंड सेमेस्टर में आता है, कुछ में फर्स्ट सेमेस्टर में भी आता है। गेट, लॉजिकल गेट्स। लॉजिकल गेट्स क्या होते हैं, हमारे 3 टाइप के गेट्स होते हैं।
एक होता है एंड, एक होता है और, एक होता है नॉट। और भी टाइप के गेट्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर हम पर्टिकुलरली सिर्फ 3 ही टाइप के करते हैं। मतलब जो हमारी लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज है, उसके अंदर जो परफॉर्म होता है वो सिर्फ 3 के ऊपर होता है, एंड और नॉट। ठीक है। अब देखो, अभी हमने एक टाइप के ऑपरेटर्स देखे हैं, वो देखे थे हमने इक्वल टू वाले, और एक देखा था ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है। इक्वल टू वाले में क्या था, अगर दोनों के दोनों इक्वल हैं तो ट्रू, अगर दोनों में से एक इक्वल है एक नॉट इक्वल है तो फॉल्स। मतलब कैसे, हमने इसी के अंदर देखो, यहाँ पे मैं एक और डाल देता हूँ, दिस आउट, अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू है बी, जो कि फॉल्स देगा ये, सॉरी ट्रू देगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है ए और बी की वैल्यू सेम है, और यहाँ पर भी हमारी जो कंडीशन है वो यही बोल रही है कि या तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन हो या ए की वैल्यू इक्वल हो। ठीक है। अब देखो, एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर क्या बोल रहा है, अगर ए और बी दोनों की वैल्यू बराबर हो, ए और बी दोनों की वैल्यू इक्वल हो, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, वही सेम चीज। बस इस टाइम हम गेट्स का यूज कर रहे हैं, उस टाइम के अंदर हम इफ एल्स का यूज कर रहे थे एक तरह से। ठीक है। ठीक है। फिर होता है हमारा और टाइप का। ये क्या बोलता है कि अगर ए और बी दोनों में से कोई एक भी ट्रू है, मतलब अगर आपकी पहली कंडीशन भी ट्रू है और आपकी दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तभी आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। अब आप पूछोगे कि यार जब हमारे पास इस टाइप के ऑपरेशंस हैं, मतलब रिलेशनल ऑपरेशंस हैं, तो आपको क्या जरूरत है लॉजिकल ऑपरेशंस की। मतलब बेकार ही बनाए ना। जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स है वो हमारे काम आते हैं जब हम कोई भी सिंपल टर्म यूज करते हैं। मतलब सिंपल, आपने एक ऑपरेंड पास कर दिया, एक दूसरा ऑपरेंड पास कर दिया, और उसके ऊपर हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। ठीक है। तो होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। लेकिन जब हम कोई एक्सप्रेशन पे काम कर रहे हैं, एक्सप्रेशन क्या हो सकते हैं, जैसे ए इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, या ए स्क्वायर प्लस बी 4ac, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला होता था ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4ac वाला, या डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस टाइप के जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, इस टाइप की जो हमारी एक्सप्रेशंस होती हैं, उनके ऊपर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है। मोस्टली जब आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाओगे, किसी कंपनी के अंदर जाओगे, वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम आप इन्हीं दोनों का यूज कर रहे होंगे, लॉजिकल का और रिलेशनल का। ठीक है। और ऑपरेटर मैंने आपको बता ही दिया कि अगर ए और बी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही होगी तो हमारी वो ट्रू प्रिंट कर देगी। एंड के अंदर क्या होता है, दोनों ए और बी दोनों ही कंडीशंस आपकी सही होनी चाहिए, तभी आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों कंडीशन आपकी सही नहीं है, एक भी कंडीशन फॉल्स है, तो आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा। इस चीज को मैं ट्रुथ टेबल की तरह भी समझ सकते हैं। चलो ठीक है, वैसे भी समझाने की मैं ट्राई करता हूँ। ये नोटपैड खोला मैंने, इसमें ट्रुथ टेबल क्या होती है, मान लो आपने एक कॉइन टॉस किया, आपने एक कॉइन लिया। अब उस कॉइन को टॉस करने के कितने आउटकम हो सकते हैं, आपके पास टोटल में 2 आउटकम हो सकते हैं। कि या तो आपके पास क्या आ सकता है, या तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा। ठीक है। ये 2 आउटकम हो सकते हैं, तो इसकी आज हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल क्या होगी, आपने एक कॉइन को टॉस या फिर एक काम करो, आप 2 कॉइन को टॉस कर लो। आपने 2 कॉइन को टॉस किया तो 4 आउटकम आएंगे आपके। ठीक है। पहला आउटकम क्या हो सकता है, दोनों ही कॉइन्स पे आपके ट्रू आए। ठीक है। दूसरा आउटकम क्या हो सकता है, पहले कॉइन पे ट्रू आया, और सॉरी, पहले कॉइन पे आपका हेड आया, एक पे हेड आया, दोनों पे हेड आए। दूसरा हो सकता है एक पे हेड आया एक पे टेल्स आया। तीसरा हो सकता है पहले के ऊपर टेल्स आया दूसरे के ऊपर हेड आया, और चौथी कंडीशन आपके पास हो सकती है दोनों के ऊपर टेल्स आया। ठीक। अगर ये वाली कंडीशन है जहां दोनों के दोनों कॉइन्स जो है उनके ऊपर हमारा हेड आता है, तो ये तो हो गया एंड, और ये आंसर रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है। अगर ये कंडीशन है, मतलब दोनों में से किसी एक के ऊपर हेड आया हुआ है, तो होगा ये हमारा और का पार्ट, और इसके अंदर भी आंसर आएगा ट्रू। ठीक है। ये भी हमारा और का पार्ट है, क्योंकि एक के ऊपर हमारा हेड है और एक के ऊपर हमारा टेल्स है।
तो तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। और ये वाला जहां दोनों के ऊपर ही हमारे ट्रू है, मतलब दोनों के ऊपर ही टेल्स आया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा एंड का पार्ट। अब तुम बोलोगे यार तूने तो मेरे को और भी कंफ्यूज कर दिया, क्या बोलना चाह रहा है वो बता। तो देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी पहला आउटकम ये वाला जो है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है। अगर मेरा पहला जो आउटकम है और जो दूसरा आउटकम है, मतलब ए और बी, अगर मैं एंड ऑपरेशन की बात करता हूँ, अगर मैं एंड ऑपरेशन की बात करता हूँ और मेरा एच और ये एच, मतलब पहला ऑपरेंड और दूसरा ऑपरेंड दोनों ही एक है, मतलब दोनों ही जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं वो ट्रू है एंड के केस में, तो आउटपुट आएगा ट्रू, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग है, मतलब एक के ऊपर हेड है और एक के ऊपर टेल्स है, और वो एंड का पार्ट है, मतलब आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो आउटपुट आएगा फॉल्स। इन शॉर्ट सीधी बात ये है, ठीक। अगर आप और परफॉर्म कर रहे हो, तो और परफॉर्म करते टाइम इन तीन केस के अंदर आपके पास ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि और की बात क्या है कि या पहला या दूसरा, दोनों में से कोई एक अगर ऑपरेशन का रिजल्ट आपका ट्रू आता है, तो आपका आउटपुट जो है वो ट्रू होगा। मतलब या तो मेरा हेड हेड आए, या फिर मेरा हेड टेल्स आए, या फिर मेरा टेल्स हेड आए। अगर मेरे ये तीन, मतलब तीनों के अंदर एक ना एक बार तो एच आ ही रहा है, हेड एक ना एक बार तो आ ही रहा है, तो इस वजह से इन तीनों का आंसर, अगर ऐसे हमारी कंडीशन बन रही है और कंडीशन और गेट के अंदर, तो हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। सिर्फ एक कंडीशन जो है डबल टी, यानी दोनों ही कंडीशन के अंदर फॉल्स आ रखा है, ना तो कॉइन वन के ऊपर हेड आया ना ही कॉइन टू के ऊपर हेड आया। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो इसके अंदर और वाले के अंदर भी हमारा आंसर फॉल्स होगा, ठीक। लास्ट जो होते हैं, लास्ट जो टाइप होता है वो होता है नॉट गेट। अभी नॉट गेट का वही सिंपल जो हमने रिलेशनल के अंदर पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था ना अभी, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। यही सेम चीज इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर भी हम इसको नॉट ऐसे ही लिखते हैं, बस नॉट लगा देते हैं इसके अंदर। इसका क्या मतलब होता है, अगर हमारा आउटपुट ट्रू आता है तो इसको ये फॉल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, अगर फॉल्स आता है तो ट्रू के अंदर कन्वर्ट कर देगा। चौथे होते हैं हमारे यूरिनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर। दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं, यूरिनरी ऑपरेटर अलग होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर अलग होते हैं। ये बस मैंने क्लब करके एक जगह लिखा हुआ है। तो देखो, यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो जिसके लिए आपको दो ऑपरेंड्स होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। इनको ए और बी दोनों की जरूरत नहीं है, ये खाली आप इसको ए दे दो, ये ए के ऊपर परफॉर्म हो जाएगा, आप इसको खाली बी दे दो, ये बी के ऊपर परफॉर्म हो जाएगा। दो टाइप के हमारे यूनरी ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा ये प्लस प्लस, जिसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, और एक होता है हमारा माइनस माइनस, जिसको हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। देखो प्लस प्लस क्या करता है, मैं आपको इसको अभी नोटपैड को छोड़ते हैं, यहाँ चलते हैं। यहाँ से आउट किया मैंने ए प्लस प्लस। इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये क्या करता है, हमारी वैल्यू को इंक्रीमेंट करने का मतलब बाय डिफॉल्ट ही आपकी जो भी वैल्यू है उसको एक से इंक्रीमेंट कर देगा। सेम एज हमारे डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, जो क्या करेंगे, आपकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करने के काम आते हैं, मतलब एक वैल्यू कम कर देंगे। मान लो आपने ए की वैल्यू 10 ले रखी है, आप उस पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलाओगे तो उसकी ए की वैल्यू 11 हो जाएगी, ठीक। और अगर आप उस पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर चलाओगे तो उस ए की वैल्यू 9 हो जाएगी। ये होते हैं हमारे यूरिनरी ऑपरेटर। अब आते हैं हमारे टर्नरी ऑपरेटर की। भाई टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं, देखो टर्नरी ऑपरेटर होते हैं, देखो मैं पहले इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। ए इक्वल टू ए प्लस वन, तो मैं ए को प्रिंट करा देता हूँ। ये देखो ये वैल्यू आ गई 71, ठीक है। ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी एज अ पार्ट ऑफ यूनरी ऑपरेटर। दूसरे हमारे होते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है भाई, डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ए इक्वल टू ए माइनस वन,
और ए को अगर मैं प्रिंट करा सेव करके इसकी वैल्यू को अगर मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो आउटपुट आता है मेरा 30। इसका क्या मतलब हुआ? बाय डिफॉल्ट आपकी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना है, तो ये चीज हो गया आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब कई बुक्स के अंदर इसको क्या कर रखा है, इसको और छोटा करके भी लिख रखा है। मतलब कैसे? कई बुक्स के अंदर बताया जाता है कि ए प्लस प्लस कर दो और आउटपुट आपका सेम आ जाएगा। ठीक है, मैं इस चीज को कमेंट कर देता हूँ कि ये वाली जो चीज है मेरी और जो मेरी ये वाली चीज है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, उनकी बात सही मानते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखो बात सही है, ए की वैल्यू प्लस प्लस हो रही है। मैं इसको भी आप भी एक बारी को ठीक है, सेम ऐसे ही हमारे डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर भी होता है। मतलब अगर मैं ए की वैल्यू माइनस माइनस कर दूं और इस चीज को कमेंट आउट कर दूं, तो इसके अंदर भी a इक्वल टू ए माइनस वन एंड ए माइनस माइनस दोनों ही चीजें सेम होती है। ये देखो आउटपुट सेम आया, 30 आया, यहाँ पे आउट 31 आया। ठीक, दोनों ही तरीके हैं लिखने के, लेकिन दोनों तरीके में एक बारीक सा ऐसा फर्क है जो फर्क ज्यादातर बुक्स के अंदर नहीं बताया जाता। वो क्या फर्क है मैं बताता हूँ आपको। देखो, मैंने यहाँ बताया कि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपकी वैल्यू सिर्फ 1 से इंक्रीमेंट होगी। मान लो इन फ्यूचर आपके पास कभी कोई ऐसा सिनेरियो आता है जहां पे आपको जैसे पिरामिड, आपको जावा के जो पिरामिड वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। हर बार कोई भी इंटरव्यू हो उसके अंदर वो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी कंपनी का, कोई भी एक्सवाइजेड कंपनी हो, टीसीएस, इन्फोसिस, असेंचर, कॉन्जेंट, कोई भी एक्सवाइजेड कंपनी हो, किसी भी टाइप की प्रोजेक्ट बेस हो या फिर आपकी सर्विस बेस हो, उसके अंदर ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक पिरामिड का क्वेश्चन आज आप मेरे से लिखवा लो, ये क्वेश्चन वो बंदा पूछेगा ही पूछेगा, चाहे एमएनसी कंपनी हो चाहे नॉर्मल कंपनी हो। देखो क्या होता है कि अगर आपको एक से वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, खाली 30 से 31 करनी है, तो आप ए प्लस प्लस इंक्रीज कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है आपके साथ। ठीक है, दूसरा तरीका है, मेरे को वैल्यू एक से नहीं इंक्रीज करनी, मेरे को 4 से इंक्रीज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, तब आप यूज करो इस वाले तरीके को। मतलब जहां मैं लिख रहा हूं कि ए इक्वल टू ए प्लस वन, उसकी जगह मैं लिख दूं ए इक्वल टू ए प्लस फोर। और अब मैं अगर इसको चलाता हूं तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी मेरी 34। मतलब मैं एक से ज्यादा वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का ही यूज करके इसकी एक बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू ये एक को इंक्रीमेंट करता है, आप एक इंक्रीमेंट ना करो, आप 4 इंक्रीमेंट कर दो, 10 इंक्रीमेंट कर दो, 50 इंक्रीमेंट कर दो, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो जी हाँ, आप ये चीज कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए तरीका कि उसे कैसे करते हैं। ए जो हमारा ए प्लस प्लस है, ये जो हमारा ए प्लस प्लस है, और जो हमारा ए इक्वल टू ए प्लस वन है, ए इक्वल टू ए प्लस वन, ये दोनों ही चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज, दोनों ही चीज हमारी बराबर है। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लिखने का एक तरीका है जो हम अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से यूज करते हैं। और यही सेम तरीका, यही सेम छोटा सा पॉइंट अगर ढंग से समझ जाओ तो आगे जाके कोडिंग बहुत इजी हो जाती है, कंसेप्ट समझना बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। सेम चीज हम लूप्स के अंदर भी यूज करेंगे, आगे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, इफ एल्स उनमें भी यूज करेंगे। बहुत ही काम की चीज। ठीक है, अब आते हैं हमारे टर्नरी ऑपरेटर पे। टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं? अब देखो, टर्नरी ऑपरेटर होते हैं, अभी मैंने जैसे बताया ना कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ देन एल्स, कि अगर मैं कोई कंडीशन डालता हूं, अगर इफ के अंदर मैं ये होता है तो वो हो जाएगा, वो होता है तो वो हो जाएगा, कि इफ के अंदर या तो ये हो जाएगा या फिर एल्स में ये तो हो ही जाएगा। मतलब कैसे? मान लो आज आपके पास 4 लाख रुपए हैं, आपको एक गाड़ी लेनी है। ठीक है, आपके पास कई सारे ऑप्शन है, लेकिन आप मान के चलो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मेरे को मारुति लेनी है या मेरे को रेनॉल्ट की लेनी है। ठीक है, मैं 4 लाख रुपए लेके जाता हूँ, मैंने 4 लाख रुपए शोरूम वाले को मैंने 4 लाख रुपए एक तरह से बजट में डाले, मैंने कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट उठा ली, मैंने उसके अंदर डाल के देखा कि भाई ये 4 लाख रुपए की कौन कौन सी कार आती है। मैं प्रेफरेंस डाल के बैठा हूँ कि यार या तो मैं मारुति की K10 ले लूंगा या फिर मैं रेनॉल्ट की क्विड ले लूंगा। तो इफ या एल्स,
कि या तो मेरे को ये मिल जाएगा या फिर मेरे को ये मिल जाएगा। ठीक, सॉर्टेड। तो देखो इसके अंदर हम यूज करते हैं इस ऑपरेटर का। ये ऑपरेटर क्या होता है हमारा कि क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। इसका क्या मतलब होता है? क्वेश्चन मार्क का मतलब ये पहले आपसे पूछता है कि भाई हमारा जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया उसका आउटपुट क्या है। मतलब देखो आउट ए क्वेश्चन बी और इसकी अब वैल्यू, ये जो है ए क्वेश्चन बी, इसका मतलब है हमारी कंडीशन। ठीक है, और कॉलन के बाद जो भी होता है इसका मतलब है आपका वैल्यू। अब अगले टाइप के हमारे ऑपरेटर आते हैं शिफ्ट ऑपरेटर एंड इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। सेम मैंने ये दो ऑपरेटर्स को मिक्स करके लिख रखा है, ये अलग अलग ऑपरेटर है। शिफ्ट ऑपरेटर अलग चीज है, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर एक अलग चीज है। अब देखो शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हाँ ठीक है, इसको एक अलग से हम अपनी रियल टाइम एग्जांपल के अंदर डाल के देखते हैं। हम सब स्कूल गए हैं, स्कूल के अंदर हम, मेरे टाइम में हम सब बेंच पे बैठते थे। तो कभी कभी हम क्या बोलते थे, यार थोड़ा सा खिसक जा, यार थोड़ा सा खिसक जा, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, मेरे को अभी जगह दे दे, ये लेक्चर निकाल लेते हैं, ये क्लास निकाल लेते हैं, अगली बार कहीं और बैठ जाऊंगा। ठीक है, इस टाइम से हम शिफ्ट करते हैं, मतलब अपने दोस्तों को बोलते हैं भाई थोड़ा सा शिफ्ट हो जा। तो वही सेम कंसेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं शिफ्ट ऑपरेटर। इसका क्या मतलब है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर को, किसी एक पर्टिकुलर नंबर है और हम उसको शिफ्ट करते हैं, दूसरी साइड में शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तो वो कहलाते हैं हमारे शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, दो टाइप के हमारे शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं, एक तो लेफ्ट शिफ्ट और एक होता है हमारा राइट शिफ्ट और एक होता है हमारा अनसाइन शिफ्ट। टोटल तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, भाई तू थोड़ा सा लेफ्ट की साइड को सरक जा। ठीक है, और देखो हमने क्या किया, हमने एक को लेफ्ट की साइड सरका दिया और एक को हमने राइट की साइड सरका दिया। मैं इसको नोटपैड के थ्रू बताता हूँ। इसको हटाते हैं सबको। मेरी मान लो ये जो हमारे, ये जो शिफ्टिंग ऑपरेटर होती है, मान लो ये आता है 1 2 3 4 5, ये 5 लोग बैठे हैं, मैंने इनको शिफ्ट कर दिया, मैंने मेमोरी के अंदर इनको शिफ्ट किया, ये सारे के सारे मान लो मेमोरी के अंदर है, मैंने इन सबको शिफ्ट कर दिया राइट साइड में। तो क्या होगा, जब ये ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे मेमोरी के अंदर, तो पहले वाली वैल्यू यहाँ 0 लग जाएगा और फिर ये शिफ्ट हो जाएंगे 4 5। समझ गए? मतलब अपनी जगह से, सॉरी थोड़ी गलती कर दी मैंने, ऐसे मतलब अपनी जगह से ये एक वैल्यू लेफ्ट की साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। ये मैंने राइट वाला बता दिया। सेम ऐसे ही आप लेफ्ट वाला भी कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 मैंने ये लिख दिया और मैंने यहाँ 0 डाल दिया, 1 2 3। ठीक है, ये होता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट। मतलब भाई तू थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट हो जा, मेरे को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठने दे। थोड़ी देर के लिए, मैं तो एज एग्जांपल डाल रहा हूँ कि आप शिफ्ट हो जाओ लेफ्ट में, मेरे को यहाँ बैठने दो। ये होता है हमारा लेफ्ट शिफ्टिंग। और ऐसे ही आप कह रहे हो बंदा को कि भाई तुम थोड़े से राइट में शिफ्ट हो जाओ, मुझे यहाँ पे बैठने दो। ठीक है, अब जो बंदा वहां से शिफ्ट हो गया, मतलब मेमोरी के अंदर हमने यहाँ से शिफ्ट किया, तो ये वाली जो एक वैल्यू है, ये वाली जो हमारी मेमोरी कंटेनर है, ये हमारा खाली हो गया, ये एड्रेस हमारा खाली हो गया। तो इस खाली एड्रेस पे हम 0 डाल देंगे। ये देखो यहाँ पे हमने 0 डाल दिया। जब हमने इस पूरे एलिमेंट को राइट साइड के अंदर शिफ्ट किया, तो जो हमारा पहला एलिमेंट था, जहां पे पहला मेमोरी एड्रेस था, जहां पे पहले बंदा स्टोर था, वो खाली हो गया, हमने लेफ्ट में भगा दिया उस बंदे को, सॉरी हमने उसे राइट में भगा दिया। तो जो खाली जगह थी वहां पे हमने 0 से फिलअप कर दिया। सेम चीज हमने राइट के अंदर किया, यहाँ पर जो एक बंदा था, यहाँ पर हमने इस बंदे को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। जितने भी बिट नंबर से हमने उससे बोल दिया भाई तुम लेफ्ट में जाओ, हाँ तुम सारे लेफ्ट में जाओ। तो जो खाली जगह बची, जो फर्स्ट पोजीशन पे जगह बची, वहां पे हमने 0 कर दिया। हम सेम ऑपरेशन को एक और बार परफॉर्म करते हैं। हम इनको बोलते हैं भाई एक और बार ये वाला जो है, तुम राइट में शिफ्ट हो जाओ, तो यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा। अब ये दो वैल्यूज यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। सेम चीज यहाँ पर हम लेफ्ट में भी कर सकते हैं, यहाँ मैंने एक और 0 डाल दिया।
यहाँ पर आए, मैंने यहाँ एक और 0 डाल दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 2 बिट हमारी 2 बिट लेफ्ट 2 नंबर की जो बिट है वो हमारी लेफ्ट की साइड शिफ्ट हो गई। ठीक है। और तीसरा टाइप होता है हमारा अनसाइंड राइट। ये क्या करता है, जितने भी राइट साइड के बिट्स हैं उन शब्द को एक बारी में शिफ्ट कर देता है। ठीक है। और जो लेफ्ट के अंदर जो भी खाली जगह बची उसके अंदर 0 असाइन कर देता है। ये जो कंसेप्ट है आप बहुत ही रेयर यूज करोगे, ना के बराबर यूज करोगे। कभी कभी जो हमारे प्रीलिमिनरी राउंड होते हैं, प्री राउंड होते हैं इंटरव्यूज के, मतलब जैसे कि हमारे 3 राउंड होते हैं इंटरव्यू में। हमारे क्या मतलब मोस्टली जो होते हैं उस कंपनीज के, उसके अंदर सबसे पहले प्री राउंड होता है, फिर आपका इंटरव्यू राउंड होता है, फिर आपका एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड बहुत बेकार राउंड होता है, उसमें कुछ नहीं होता। प्री राउंड के अंदर मेजरली इस टाइप के जो छोटे मोटे कंसेप्ट हैं उससे क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन वहां से आ सकता है इस टाइप के कि शिफ्ट ऑपरेटर क्या होते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर के अंदर लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, राइट शिफ्ट क्या होता है, इनका कोई एग्जाम्पल देके आपसे पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है। चौथा जो इसके अंदर जो दूसरी चीज है वो आती है हमारी इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। अब भाई ये इंस्टेंस ऑफ क्या होता है, देखो वैसे तो ये इंस्टेंस ऑफ कहीं रियल लाइफ में ज्यादा ये भी यूज नहीं होंगे, बहुत ही कम ही यूज होंगे। इसका काम क्या है, हम सबको पता है जावा के अंदर जो हमारी बेस क्लास है, मतलब जो हमारी टॉप मोस्ट क्लास है, वो हमारी होती है ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है। तो और हमको अगर कोई भी क्लास या कोई भी क्लास हमको कॉल करनी है तो उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, मतलब उस क्लास का हमें पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस क्लास के अंदर जो जो चीजें डिफाइंड है उनको यूज कर सकते हैं। अब बोलोगे यार ये चीज क्या बोल रहे हैं, मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। तो अभी हम ये चीज आगे एक क्लास नाम का पूरा एक बहुत मेजर चैप्टर है वो करेंगे। जिस टाइम पे वो करेंगे मैं उस टाइम पे आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हम कैसे यूज करते हैं। अभी के लिए आप ये समझ लो ऑब्जेक्ट एक वो चीज है जिसके बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी है वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती। सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट ही एक ऐसी चीज है जो एक तरह से उन सबको उद्धार कर रहा है। ठीक है। तो ये क्या करता है, जो पर्टिकुलर क्लास है या ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट जो है उसका टाइप चेक करता है कि भाई वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का है, मतलब क्या वो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है या फिर किसी क्लास का एक और सब क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है या किसी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है। हमारे जो लास्ट टाइप के ऑपरेटर्स आते हैं वो आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। अब ये बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देखो हमने इससे पहले भी शिफ्ट ऑपरेटर्स पढ़े थे कि जो लेफ्ट और राइट में शिफ्ट करते हैं। उसके अंदर जो शिफ्टिंग होती है वो पूरे पूरे नंबर्स के ऊपर होती है, 1 2 3 4 5 इंटीजर नंबर्स जो होते हैं उनके ऊपर होती है। इसके अंदर जो हमारी शिफ्टिंग होती है वो बाइनरी नंबर्स पे होती है। अब आप पूछोगे भाई ये बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, कि देखो भाई बाइनरी नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके अंदर सिर्फ 0 और 1 के अंदर काम होता है, मतलब a प्लस बी। तो ए प्लस बी इसके अंदर इसको कुछ नहीं पता ए क्या है, इसको नहीं पता बी क्या है, ये सिर्फ जानता है कि मेरे को या तो 0 या 1, मेरे को तो सिर्फ ये दो चीजें ला के दो तभी मैं अपना काम करूंगा, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा। ठीक है। ये जो होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ भी इनको यूज कर सकते हैं लेकिन सिर्फ उनके इंटीग्रल पार्ट के ऊपर। इंटीग्रल पार्ट कैसे, देखो मैं दिखाता हूं। ए जो है, ए ये हमारा कैरेक्टर है, इसकी एफ का वैल्यू होती है 65। ठीक है। इस 65 को भी सबसे पहले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाता है डिवाइड बाई 2 करके। ठीक है। जब इसको 65 को 2 के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा तो इसकी बाइनरी वैल्यू कुछ निकल के आएगी 11000। मैं सिर्फ ऐसे एग्जांपल लिख रहा हूं, मेरे को नहीं पता 65 क्या होती है, वो पहले मेरे को कैलकुलेट करके निकाल के देखनी पड़ेगी। ठीक। मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया 1,10,000 कुछ भी, लेकिन इसके लिए 1,10,000 नहीं है, इसके लिए 110000। ये 6 बिट है, इसके लिए ये 6 बिट है, ए की वैल्यू ये 6 बिट है। ठीक। तो जितने भी हमारे ये क्या करता है बिटवाइज ऑपरेटर, जितने भी हमारे इसको आप ए दोगे, ये ए का 11,000 जो हमने अभी बिटवाइज निकाला है 1140, ये उसे उसमें कन्वर्ट करेगा फिर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ये इस तरह से काम करता है। ठीक है। अब देखो
इसके अंदर भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो सेम है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरह। बिटवाइज़ ऑपरेटर हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम बिट मैनिपुलेशन करते हैं। आपने एक कांसेप्ट सुना होगा कि आपके दोस्त बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब आप करते हो ट्राई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे होगा? किसी भी आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो, लाइक आप अमेजोन में जाते हो, एडोबी में जाते हो, ओरेकल में जाते हो, इस टाइप की जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, अगर आप उनको टारगेट करते हो तो उससे पहले एक आपको सीखना पड़ता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर डीएसए का पार्ट आता है काफी ज्यादा। तो उस पॉइंट पे अपने कोड को कितना ज्यादा आप कंसाइज वे में कितना, मतलब देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। आपको क्या करना पड़ता है? आप कोई भी कोड लिखते हो, उसके अंदर आप दो चीजें देखते हो कि आपका जो कोड लिखा हुआ है वो टाइम कितना ले रहा है और कितनी ज्यादा जगह ले रहा है मेमोरी में। ठीक है, मान लो आपका ने जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होने में ही 10 मिनट ले रहा है, तो भाई इतना लंबा कोड कोई भी कंपनी बोलेगी भाई रहने दे, हम खुद कर लेंगे। ठीक, या स्पेस के नाम पे स्पेस लेनी चाहिए उसे 1 GB, वो ले रहा है 1 TB। 1 GB लेनी चाहिए, वो 1 TB ले रहा है, जो 1000 गुना ज्यादा है। अगर वो इस टाइप का काम कर रहा है तो जाहिर सी बात आपको पता चल रही है कि भाई आपने जो कोडिंग करी है वो बहुत ही रद्दी करी है, क्योंकि वो टाइम भी बहुत ज्यादा ले रहा है जो अनएक्सेप्टेबल है, और वो स्पेस भी बहुत ज्यादा ले रहा है जो अनएक्सेप्टेबल है। या कुछ कंपनीज बोलती हैं कि भाई ये जो आपने टाइम दी हमको, जो आप कोडिंग करके दो, वो 10 मिली सेकंड के अंदर आपका आउटपुट आना चाहिए। तो उस पॉइंट पे जब आपको अपनी टाइम रिड्यूस करना हो या अपना स्पेस रिड्यूस करता हूँ, तब उस पॉइंट पे ये पर्टिकुलर टॉपिक काम आता है बिटवाइज ऑपरेटर का। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई हो। वैसे ये बहुत दूर की चीज है, अभी इसको इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारी 3 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है और ऑपरेटर, जो अगर आपने बिट डाली है कि इफ एनी बिट इज 1 देन इट रिटर्न्स 1 एल्स 0। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका? वही हेड वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, यही आपका हेड वाला एग्जांपल कि अगर हेड और हेड ये दोनों चीजें हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब बिटवाइज के अंदर ट्रू और फॉल्स कुछ नहीं होता। ठीक, मतलब अगर 1 एंड 1, अगर 1 एंड 1 है तो आउटपुट आएगा 1। अगर 1, ये हमारा चल रहा है एंड का, मैं एंड के बारे में बता रहा हूँ पहले। अगर 1 और 0 ये आप पास करोगे तो आउटपुट आएगा 0। अगर 0 है पहले उस पे, दूसरे पे 1 है तो भी आउटपुट 0 आएगा, और अगर दूसरे पे 0 है और पहले पे भी 0 है तो भी आउटपुट 0 आएगा। ठीक, ये हो गया आपका, अगर आपका ऑपरेटर एंड है। इसी में ही अगर आपका ऑपरेटर और है तो 1 और 1 तो भी 1 रिटर्न करेगा। 1 और 0 कोई एक 1 है आपका तो भी 1 रिटर्न, सॉरी तो भी 1 रिटर्न करेगा। 0 और 1 सेम कंडीशन, 1 रिटर्न करेगा। 0 0 पे 0 रिटर्न करेगा, यानी फॉल्स रिटर्न करेगा। और एक्सओर, एक्सओर तो भाई वही है जो आपका नॉट इक्वल टू है, वो ही हमारा एक्सओर है, दोनों ही चीजें सेम है। तो अगर 1 है तो ये इसकी जगह 0 रिटर्न कर देगा, और 0 है तो इसकी जगह 1 रिटर्न कर देगा। आई होप ये, हाँ। तो अगर अब आपको अगर मेरी ये वीडियो जो मैंने बताई है वो समझ आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। इसके अंदर मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी है, काफी ज्यादा इंटरव्यू की टिप्स दी है, काफी ज्यादा और भी टिप्स दी हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।